यदि आप गलती से इस चैनल पे आए हैं और 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो समझिए कि बहुत सही जगह पे आ गए हैं। आपको फिजिक्स में कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं 2024 के लिए टॉप 90 वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं, जहां से ही क्वेश्चन आपका 2024 में आएंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप मेरा बात को 20 से 25 सेकंड तक ठीक से सुन लीजिए। मैं 2024 के लिए टॉप 90 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। कई वर्षों से वो पूछते आ रहा है और आगे भी पूछने का पूरा संभावना बनता है। लग रहा होगा सर वो टॉप 90 क्वेश्चन जो बता रहे हैं वो है कहां, मैं उसको कहां से देखूंगा। तो देखिए, जो सीरीज मैं चला रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये 5वां सीरीज है। तो आप पहला वीडियो में जाइएगा ना, तो वहां पे 90 क्वेश्चन दिखा दिया गया है कि यही 90 क्वेश्चन जो है जो 2024 में आएंगे, और उसी को क्लास नंबर 2 से हम सभी को सलूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं 90 क्वेश्चन आपको देखना है तो आप पहला वीडियो में जाइए। वो पहला वीडियो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको लिंक मिल जाएंगे, या यहाँ पे नहीं मिलेगा तो इसका साफ सुथरा से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां जाकर क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 ऐसे करते हुए टोटल 90 क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए और डेली एक बार उससे प्रैक्टिस कीजिए। आप उम्मीद रखिए कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था। तो चलिए आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना। आज का क्लास जो है, यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हाइगन्स का तरंग सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मैं अभी बता रहा हूं। पहला तो आएगा हाइगन्स के तरंग सिद्धांत को लिखे, ये भी 2 नंबर में कभी 5 नंबर में देते रहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आएंगे हाइगन्स के द्वितीय तरंग सिद्धांत को लिखे, और तीसरा जो प्रश्न आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर में समझो कि छपा हुआ ही है, हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के प्रवर्तन का व्याख्या करें या अपवर्तन का व्याख्या करें। प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों में से कोई एक देते हैं और 5 नंबर में देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, या हाइगन्स के तरंग सिद्धांत को लिखें। तो भी 5 नंबर में कभी 2 नंबर में क्वेश्चन देते रहते हैं। इसके बाद हाइगन्स के द्वितीय तरंग सिद्धांत को लिखे, तो भी आपको 2 नंबर में 5 नंबर में देते रहते हैं। और तीसरा जो प्रश्न मतलब छपा हुआ ही है, हाइगन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के प्रवर्तन का व्याख्या करें या प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या करें, दोनों में से कोई एक देंगे। तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि हाइगन्स के तरंग सिद्धांत को लिखें। चलिए, तो हाइगन्स एक वैज्ञानिक है बाबू, वो प्रकाश के बारे में एक सिद्धांत दिया था। ठीक से समझिएगा, 3-4 पॉइंट यदि उसमें लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। यदि 5 नंबर में भी पूछेगा तो इसलिए मैं 5 को 4 पॉइंट ले लिया हूं, 5वां पॉइंट भी बता दूंगा। ये 2 नंबर में भी देंगे तो आपसे लिखा जाएंगे, और 5 नंबर में भी देगा तो आप लिख पाओगे। चलिए चीजों को समझिए। सबसे पहले कि हाइगन्स, है ना, हाइगन्स तरंग सिद्धांत के बारे में क्या बताया। सबसे पहले इसने ये बताया कि हाइगन्स प्रकाश जो है एक तरंग के रूप में क्या करता है, चलता है। तरंग के मतलब ये हुआ कि इस तरीका से चलते हैं, प्रकाश इस तरीका से चलते हैं, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं लहरिया कट। कौन कट बोल सकते हैं, लहरिया कट। मतलब इस तरीका से प्रकाश क्या करता है, चलता है। पहला नियम में यही बताया, है ना। देखिए तरंग सिद्धांत को लिखे, पहला सिद्धांत में यही बताया, है ना। सबसे पहले तो ये सब चीजों को आप जानते हैं। कहेगा हाइगन्स के तरंग सिद्धांत को लिखे, तो बोलेंगे हाइगन्स के तरंग सिद्धांत निम्नलिखित है। और अप टू डेट करके लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, हाइगन्स ने सन 1678 ईस्वी में तरंग संचरण के संबंधित एक नियम दिया कि तरंग संचरण मतलब तरंग कैसे चलता है, उसके संबंधित एक नियम दिया जो निम्नलिखित है। ये आपको एक स्टैंडर्ड लेवल हो गया, नहीं तो आप जरूर लिख दीजिएगा कि हाइगन्स के तरंग सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला नंबर में प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, मतलब इस प्रकार से क्या होते हैं बाबू, तरंग चलते हैं। उसने बताया, सबसे पहले मैं कहानी बताऊंगा तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। न्यूटन सबसे पहले कण सिद्धांत के बारे में बताया, फिर हाइगन्स आया तो कण को काट दिया और तरंग सिद्धांत के बारे में बताया, है ना। तो कहानी बहुत ज्यादा चल जाएगा, इसीलिए मैं उस पर कहानी नहीं कहना चाह रहा हूं। पहले इसको बता देता हूं अच्छे से, तब कहानी पे मैं आ जाऊंगा, ठीक है।
पहले मैं इसको क्या करता हूँ बता देता हूँ, तब कहानी पे आऊँगा। तो पहला आपको याद रखना है, 5 पॉइंट याद रखिएगा। प्रकाश तरंग के रूप में क्या करता है बाबू, चलता है, यानी बोल सकते हैं इस तरीका से प्रकाश चलते हैं। कौन बताया, हाइगेंस ने बताया। दूसरा बात इसने कहा कि यहाँ से इसके अनुसार, यानी प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग के प्रवर्तन के कारण जो है वस्तु हम लोग को दिखाई देता है। यानी कहा कि प्रकाश के, यहां से समझिएगा, हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जब परावर्तन करता है, इसी के कारण हम लोग वस्तु को देख सकते हैं। मोटा मोटी यही बात निकल कर आए। उसके बाद सब इजी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा लाइन है, इसके अनुसार जो प्रकाश जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से क्या होती है, चलती है। ये सभी जगह अलग अलग चलती है, निर्वात या हवा में इतना ही से चलती है। प्रकाश, उसने बताया कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार जो प्रकाश का जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कहने के मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलिएगा तो यहाँ 5 हो जाएंगे, यानी 3 लाख किलोमीटर बोल सकते हैं। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। यहाँ से पटना से दिल्ली की दूरी अगर देखा जाए तो 1000 किलोमीटर है, और ये तो 3000 किलोमीटर चल रही है ना, 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड, 1 और 2 गिनने में 3 लाख चल जाएगा, इतना स्पीड से चलता है प्रकाश, हाइगेंस ने बताया। ठीक है, अगला देखिए, उसने कहा प्रकाश के तरंग सिद्धांत से व्यतिकरण को समझाया। देखिए, हाइगेंस जो है प्रकाश के तरंग सिद्धांत से उसने क्या किया कि व्यतिकरण को समझाया, मतलब ओवरलैपिंग। व्यतिकरण के मतलब यह हुआ कि जैसे साबुन का बुलबुला है वो चमकता है, मोर का पंख है वो चमकता है, जिससे कहने के मतलब कि उसने बहुत अच्छे से बता रहा था। इस पे कहानी जब चलेंगे तो बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, करीब 20 मिनट हमारा कहानी बताने में लग जाएगा, है ना, लेकिन मुझे तो इसको समझाना है। यहाँ पे समझिए, उसने बताया कि जैसे मान लेते हैं बरसात के दिन में अगर तेल गिर जाते हैं रोड पे तो वो भी चमकने लगता है। वो व्यतिकरण मतलब ओवरलैपिंग के कारण ऐसे होता है। जैसे मान लेते हैं कि तरंग के रूप में ऐसे चल रहा है, और दूसरा तरंग इसी पर चलेगा, तीसरा तरंग इसी पर चलेगा, चौथा तरंग ऐसे चलेगा, तो जहाँ पे ज़्यादा ओवरलैपिंग हुआ वहाँ पे ज़्यादा चमकेगा। इसलिए तेल का सतह कहीं कहीं ज़्यादा चमकता है, कहीं कहीं कम चमकता है। साबुन का बुलबुला कहीं कहीं ज़्यादा चमकता है, कहीं कहीं कम चमकता है। मोर का पंख भी इसी प्रकार से होते हैं। तो उसने व्यतिकरण को बहुत अच्छा से समझाया, जबकि न्यूटन नहीं समझा पा रहे थे, क्योंकि न्यूटन ने तो कण सिद्धांत दिया था, है ना। उसके बाद उसने प्रकाश के परावर्तन के कारण, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से विवर्तन को समझाया। कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत से उसने विवर्तन को समझाया। जैसे उसने बताया कि देखिए, जब पेड़ का पत्ता का परछाई होता है वो गोल बनता है। जैसे पेड़, मान लेते हैं कि पेड़ का पत्ता जो है, पेड़ का पत्ता कुछ इस प्रकार से होते हैं। मान लेते हैं कि इस डिजाइन से पेड़ का पत्ता है, इस डिजाइन से पेड़ का पत्ता है, मान लेते हैं इस तरीका से पेड़ का क्या है, पत्ता है। तो मान लेते हैं कि जब ये पेड़ का पत्ता का नीचे परछाई बनता है तो वो पूरी तरीका से गोल बन जाते हैं। मतलब देखिएगा तो उसका हर एक डिजाइन नीचे जमीन पे नहीं आता है, क्योंकि किसके कारण, विवर्तन के कारण। विवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश जब इस तरीका से इसमें ओवरलैपिंग करता है, मतलब ऐसे तरंग बनता है, तो उसका सभी डिजाइन को गोल कर देता है, मतलब मिटार देता है। जबकि कण जो है वो कण नहीं मिटाता है। लेकिन तो वो यहाँ पे पेड़ का पत्ता के परछाई गोल बनता है, बहुत अच्छा से समझा रहा था, जो 9th या 6th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है। यानी उसने कहा कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत को व्यतिकरण को समझाया। जैसे उसने बताया कि जब हवाई जहाज उड़ती है तो उसका परछाई नीचे क्यों नहीं बनता है, बनना चाहिए था ना। तो इसी के कारण, विवर्तन के कारण। कहेगा पेड़ का पत्ता का परछाई गोल क्यों, तब विवर्तन के कारण। कौन समझाया था, हाइगेंस। कहेगा साबुन का बुलबुला चमकीला क्यों, कौन समझाया, तो हाइगेंस ने ही समझाया, है ना। एक अच्छा वैज्ञानिक है, न्यूटन सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, उसको नियम को काटकर इसने तरंग सिद्धांत दिया। वहाँ पे तो न्यूटन ने कण सिद्धांत दिया था। मैं ज़्यादा डीप में जाने का प्रयास नहीं करता हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम का मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। डीप में चलना तो हम ऑफलाइन में बहुत अच्छे से इसको समझाते हैं। तो आप इतना, हाँ, जिनको भी सभी चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा बाबू, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखे, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिर्फ आपको माइंड में सेट कर लेना है। यदि आ जाए तो वहां लिखा जाए, तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत को लिखे, आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। यह क्या बताया, तो देखिए, हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत के बारे में कुछ बताया था, जो कि मैं पढ़ूंगा और सीधे आपको दिमाग में चला जाएगा। देखिए, हाइगेंस ने, ठीक से समझिएगा, हाइगेंस ने
तरंग के संबंध में कुछ नियम दिया जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं, जिसे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत कहते हैं। चलिए, उसने पहला नियम क्या दिया, बढ़िया से समझिए। उसने फर्स्ट नियम यही दिया कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार, ठीक से समझिएगा, उसने क्या बताया पहला नंबर में कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे द्वितीयक तरंग कहते हैं। उसने क्या बताया, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार उसने बताया कि प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद एक दूसरा तरंग उत्पन्न होता है जिसे हम द्वितीयक तरंग कहते हैं। जैसे उसने बताया कि जैसे मान लेते हैं कि कोई जल है, उसमें जैसा ही आप क्या करते हैं कि ढेला फेंकते हैं तो सबसे पहले इस तरीका से तरंग उत्पन्न होना शुरू कर देता है, इस तरीका से तरंग उत्पन्न होना शुरू कर देता है। तो समझिए, इसको हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं, प्राथमिक तरंग। और ई जो है आपका द्वितीयक हो जाता है, द्वितीयक तरंग। देखिए, अच्छा मान लेते हैं कि हम बोलेंगे, इसको मान लेते हैं ऐसा कि ई जो है प्राथमिक है, ई प्राथमिक है, तो ई वाला जो हो जाएगा द्वितीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक। ठीक से समझिए, मान लेते हैं इसको हम प्राथमिक मानेंगे तो ई जो हो जाएगा द्वितीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक हो जाएगा, द्वितीयक। मतलब ये कहा कि प्रत्येक प्राथमिक कण के बाद एक द्वितीयक तरंग उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कि प्राथमिक तरंग है तो दूसरा फिर ऐसा एक तरंग उत्पन्न होगा, दूसरा के बाद तीसरा होगा, लेकिन दूसरा के तुलना में दूसरा के तुलना में दूसरा ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना? जैसे मान लेते हैं कि दूसरा है और ये तीसरा है, तो दूसरा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, है ना? बात आपको समझ में आ गया होगा। उसने यही बताया कि प्राथमिक तरंग के बाद एक द्वितीय तरंग आता है। मान लेते इसको प्राथमिक माने तो फिर द्वितीय आ जाएगा, फिर इसको प्राथमिक मांगे तो फिर द्वितीय आ जाएगा। इस तरीका से तरंग चलते हैं। उसने यही बताया कि प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद एक द्वितीय तरंग भी उत्पन्न होता है। हाइगेंस ने बताया ऐसा बात, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, तो इसने फिर क्या बताया कि इस नियम के अनुसार प्राथमिक तरंग एवं द्वितीय तरंग, वो अपना नियम के अनुसार क्या बताया कि प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग के बीच में एक बंद अनवालोप का निर्माण करता है। अनवालोप क्या होता है? उसने कहा कि देखिए, मान लेते तरंग इस तरीका से चलते हैं, लहरिया कट जिसको बोल सकते हैं। तरंग ऐसे ही ना चलता है, वो तो सिर्फ पानी में हो गया ना, तो तरंग तो हम लोग को ऐसे चलता है, इस तरीका से। तो मान लेते हैं कि उसने बताया कि एक ही तरंग चल रहा है और एक दूसरा तरंग इस तरीका से चल रहा है। तो कहा कि इसके अंदर मतलब अनवालोप यानी बंद अनवालोप का क्या होगा? निर्माण होगा। इस तरीका से बंद होंगे, बस यही बात बताया। तो एक सबसे डिफिकल्ट बात यही लग रहा है, जिसको आप याद कर लीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लिखिएगा कि प्राथमिक तरंग, सॉरी यहाँ पे, हाँ, प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग के बीच में बंद अनवालोप का क्या होता है? निर्माण होता है। तो आपको याद हो गए होंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, अब चीजों को समझिए फिर से। स्क्रीनशॉट हो गया तो बात को समझने का हमेशा क्या कीजिएगा? प्रयास कीजिएगा। पहला में उसने यही बताया कि प्रत्येक प्राथमिक कण के बाद प्रत्येक प्राथमिक तरंग के बाद द्वितीय तरंग का भी निर्माण होता है, बस यही बात बताया। और दूसरा ने ये बताया कि प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग के बीच एक बंद अनवालोप का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर इतने चीज को आप अच्छे से कैप्चर कर लिए तो समझिए यहां से आपको 2 नंबर आएंगे। मैं ज्यादा डिप में जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वीवीआई क्वेश्चन को सिर्फ आपके सामने रख देना है और उसको थोड़ा बहुत समझा के निकल जाना है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से समझाए। इस पर जब कहानी चलेंगे तो वो आपका लेंदी हो जाएगा क्लास, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट कीजिए। अभी हम लोग का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैं पहले परावर्तन पे पूरा चर्चा कर लूंगा, कितने तरीका से क्वेश्चन परावर्तन से आएंगे। उसके बाद मैं अपवर्तन पे चर्चा करूंगा, उसमें कितने तरीका से प्रश्न आते हैं। तो परावर्तन तो बच्चा को कंप्लीट हो जाना ही चाहिए। देखिए, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पे मैं जिक्र कर रहा हूं। तो पहला प्रश्न आता है, इसको लिखने का प्रयास मत कीजिए, बस समझ जाइए, है ना। इसमें लिख कर आप बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकते, ठीक है। 10th का बच्चा मार सकता है और इस 12th के व्यू से पढ़ाया जा रहा है, तो 10th का भी कारगर हो गया और 12th का भी हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न होगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं?
तो बढ़िया से समझिए इस प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है। देखिए, जब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई समतल सतह है, ठीक है, इसको हम रंग दिए हैं, समझिएगा, कांच भी हो सकता है, रंगा हुआ है ताकि नीचे प्रकाश ना जाए। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, मान लेते हैं कि प्रकाश के किरण आया, ठीक है, और किसी सतह से टकरा गया, जैसे यहाँ पे टकरा गया, उसके बाद यह रिटर्न करेगा, जिस दिशा जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में क्या हो गया, रिटर्न हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। तो इसका परिभाषा सुन लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, लौट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन। तो एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाए, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अब यहां से बातों को समझिएगा, इसमें प्रकाश का प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, यही बात लिखना होता है। अब इसका नियम है ना, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम पूछेगा, नियम। तो इसमें दो नियम है, एक पहला नियम है और दूसरा नियम है, दोनों को समझिए। तो इसमें समझिए कि पर आया तो इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। नियम समझने के लिए ये वाला डायग्राम को आपको समझना होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आने वाला किरण को आपतित किरण, आपतित, आपतित किरण, ठीक है। और समझिएगा, यहाँ पे जिस बिंदु पर आया उसको आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और जाने वाला किरण को हम लोग परावर्तित किरण, है ना, जाने वाला किरण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और बीच से एक अभिलंब डाला जाता है, क्या डाला जाता है, अभिलंब डाला जाता है, जिसका नाम है लंब या अभिलंब, अभिलंब। बढ़िया से समझिए। तो इसमें दो नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन में तो दो शर्त भी होता है, दो नियम भी होता है, लेकिन प्रवर्तन में दोनों नियम को समझिए। पहला नियम क्या कहता है, कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु से डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होता है या एक ही तल में होता है। इसको हम लोग सतह बोल सकते हैं, सतह, या बोल सकते हैं तल। तो बोल सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है, मतलब एक ही तल पे है। बात समझ में आया, बात को समझिए। तो पहला तो आपको हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम को समझिए, इससे देखिए, ए वाला से इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे, है ना, आपतन कोण। और इसको हम लोग परावर्तन कोण, इसको हम लोग क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, यानी आर। इसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण। और इसको परावर्तन कोण, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, तो दूसरा नियम में ठीक से समझिए, कहेंगे आपतन कोण का जो मान होता है परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है। यानी यहाँ पे कोण आई जो है कोण आर को बराबर होगा, यानी आपतन कोण का जब मान रहेगा वो परावर्तन कोण के मान का क्या होगा बाबू, बराबर होगा। यही चीज है, जैसे मान लेते हैं कि आपको आपतन कोण पता चल जाए कि 45 डिग्री है, तो अपने आप समझ जाइए कि ये भी आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी आपतन कोण 45 है तो परावर्तन भी 45 होगा। आपतन कोण 60 है तो परावर्तन कोण भी 60 होगा। यानी आपको पता चल गया, मान लेते हैं आपतन कोण 1 से है तो परावर्तन कोण भी 1 से ही होगा। तो दो नियम था, दोनों नियम को हमने समझा। पहला, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, ये भी जाने कि जब प्रकाश के किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। दो नियम होता है, पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है। यहां तक तो बच्चा गड़बड़ाता ही नहीं, इसके बाद 100% बच्चा गड़बड़ाएंगे। यहां से क्वेश्चन कहता है, जब प्रकाश के किरण किसी सतह से 40 डिग्री कोण बनाकर आती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। मेरा बात को समझिएगा,
जब प्रकाश की किरण किसी सतह से 40 डिग्री कोण बनाकर आती है, तो मान लेते हैं समतल सतह है, तो प्रकाश की किरण समतल सतह से 40 डिग्री कोण बनाकर आया, तो ये तो जाएगा ऐसे। तो आपसे पूछ रहा है कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ये वाला पूछता है, कई बार पूछा गया है। तो अधिकतर बच्चा 40 से मार देता है। तो सतह के साथ 40 डिग्री कोण बनाकर आया है, तो समझिएगा कि टोटल 90 होता है, यहाँ से यहाँ टोटल 90 होता है, तो ये 40 है तो पक्का 50 हो जाएगा, तो ना 50 से 40 90 होगा, तो समझिएगा ये 50 तो ये भी कितना हो जाएगा 50, तो इसमें परावर्तन कोण कितना हो जाएगा बाबू, 50 डिग्री हो जाएगा, 40 नहीं होगा। सतह के साथ बोलेगा, आप 90 में से घटाकर आंसर बोल दीजिएगा। कहेगा जब प्रकाश की किरण सतह के साथ 30 डिग्री कोण बनाकर आती है, तो आपसे आपतन कोण पूछ सकता है या प्रवर्तन कोण पूछ सकता है। तो आपतन पूछे चाहे प्रवर्तन, दोनों का सेम आंसर आएगा। कि सतह के साथ अगर बोला है 30 डिग्री, तो कहेंगे 90 में से घटा के आंसर, यानी कहेंगे उसको आपतन कोण 60 हो जाएगा, प्रवर्तन कोण भी 60 हो जाएगा, क्योंकि 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह के साथ 70 डिग्री कोण बनाकर आया है, तो प्रवर्तन कोण, तो कहेंगे 90 में से 70 घटाएंगे, आंसर 20 आ जाएगा। ठीक है। कभी कभी चोट्टा ऐसे दे देता है कि आपतन कोण x डिग्री, तो परावर्तन कोण, तो कहेंगे 90 माइनस x डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आया। सतह के साथ ही अगर कहेगा x डिग्री कोण बनाकर आता है, तो आपतन कोण या प्रवर्तन कोण पूछेगा, तो आप कहिएगा 90 माइनस x डिग्री आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं प्रवर्तन समझाने में सफल रहा। अब मैं प्रकाश के अपवर्तन, बढ़िया से समझिएगा, बच्चा लड़खड़ाता है तो अपवर्तन में ही लड़खड़ाता है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो बच्चा लिखना चाहते वो लिख सकते हैं, है ना। जो मेरा नोट्स बना रहे हैं ना, वो मत लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी प्रश्न है, खाली क्वेश्चन दे दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया प्रकाश के प्रवर्तन। अब हम चलते हैं बाबू अपवर्तन पे। प्रकाश के कहाँ चलते हैं, अपवर्तन। तो पहला आप क्या कहेगा, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। तो आंसर कहेंगे जब प्रकाश के किरण, समझिएगा इसमें आंसर क्या है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका रास्ता बदल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर होगा हवा और नीचे होगा पानी, ठीक है। मान लेते हैं कि बीच में क्या है, अभिलंब है, बीच में क्या है, अभिलंब है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभिलंब, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ प्रवेश किया, तो ये हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, तो इसमें जैसे प्रवेश किया तो इसको जाना चाहिए तो इस तरीका से, प्रकाश ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा कि इसका रास्ता मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। इस शर्त जब बताएंगे तो पता चलेगा इधर ही क्यों मुड़ा, उधर क्यों नहीं मुड़ा। तो क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी जल के माध्यम से, पानी, हवा के माध्यम से पानी के माध्यम, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है बाबू, मुड़ जाता है, इसका नाम अभिलंब है। दूसरा, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता था कि ऊपर में क्या था, पहला ही पानी रहता और नीचे हवा रहता, हवा। तो जैसे प्रकाश की किरण यहां से आएगा, ये अभिलंब है, ये क्या है, अभिलंब, अरे लिखा नहीं रहा। यहां से जब प्रकाश एंट्री करेगा तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब से दूर हो जाएगा। फिर से समझिए, इसको यहां से जब प्रकाश को हम डाले हैं इस तरीका से, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होगा, पानी से जब हवा में जाएगा तो इसका रास्ता मुड़ जाएगा, इधर हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा, ये शर्त में चलेगा। तो पहला आपको पता होना चाहिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो रास्ता बदल जाता है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। ठीक से समझिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे, तब बोलेंगे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, इसका रास्ता बदल जाता है। जैसे आप साइकिल चलाते रहते हैं तो हवा के माध्यम में रहते हैं, अचानक बालू मिल जाए तो आपका साइकिल घूम जाता है, रास्ता उन्हें दिखा जाला, फिर उधर ही दिखा, उलट जाते हैं, है ना। यही बात है। तो यही आपको ध्यान रखना, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश एंट्री मारता है ना, तो रास्ता बदल जाने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसको शर्त पे बात कर लेते हैं, कह सकता है प्रकाश के अपवर्तन का शर्त लिखे, पहला क्या समझते हैं, दूसरा आपसे शर्त पूछ सकता है। तो यही शर्त है, शर्त समझिएगा। यहां से मैं इसको हटाता हूं और समझाता हूं। इसमें विरल और सघन चलता है, विरल के मतलब कम घना और सघन के मतलब अधिक घना। जैसे यहाँ पे समझिए,
मान लेते हैं इस तरीका से है और इस तरीका से। ऊपर बिरल है, बिरल, बिरल के मतलब समझना है कम घना, मतलब पतला, पंछुछुर बोला जाता है जरा, ठीक है। और सघन, सघन के मतलब समझना अधिक घना, अधिक घना, ठीक है। तो देखिए पहला शर्त, यहाँ शर्त दो होता है। कितना शर्त होता है? दो शर्त होता है, पहला शर्त और दूसरा शर्त। तो मैं पहला शर्त को बता रहा हूँ। प्रकाश का पहला मतलब प्रकाश के अपवर्तन का शर्त को लिखे तो दो शर्त होता है। पहला शर्त क्या बताता है? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंट्री मारता है, यानी प्रवेश करता है, जब प्रकाश के, इसको अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब विरल से सघन में आएगा। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, इस तरीका से, क्योंकि इसी प्रकार से जाता। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंट्री मारता है, यानी प्रवेश करता है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। कहाँ मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर। देखिए इस चोटा के जाना चाहिए था ऐसे, घुस गया इधर, तो अभिलंब की ओर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि पंछुछुर से गाढ़ा में जाए तो उसका पैर खींचा जाता है। जैसे आप, हवा एक माध्यम है तो विरल हो गया, क्योंकि पानी सघन हो जाएगा, ये दोनों का तुलना करेगा तब, क्योंकि पानी अधिक घना है हवा से। तो पूरा स्पीड में चलते हैं हम लोग, हवा में दौड़ते हैं, पनिया में दौड़ पाते हैं, जाते हैं स्पीड में तो धीरे धीरे हो जाता है पैर, यानी उसका पैर खिंचाने लगा अभिलंब की ओर। तो समझिएगा जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त में ध्यान दीजिएगा, यही काम करेंगे कि फिर ऊपर से इसका अभिलंब नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा? इसका नाम अभिलंब रहेगा, अभिलंब। तो इसमें भी वही काम है। ऊपर मान लेते हैं कि अब उल्टा हो जाएगा, ऊपर सघन हो जाएगा, सघन, और नीचे क्या हो जाएगा? विरल। सघन मतलब अधिक घना, विरल मतलब कम घना, यहाँ लिखा हुआ है। तो अभी क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे। तो अभी गढ़ा से जा रहा है पंछुछुर में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि अभिलंब से दूर हो जाएगा। अभिलंब इधर है और उन्ने भाग जाएगा, ठीक है। तो बस दुइये को शर्त होता है। पहला शर्त क्या है कि जब विरल से सघन में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, और दूसरा सघन से विरल में प्रवेश करेगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। दोनों शर्त मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया हो गया होगा, नहीं कंप्लीट हो गया होगा। तीसरा इससे क्वेश्चन जो आएंगे वो आ सकते हैं, इसका नियम आ सकता है। प्रकाश के अपवर्तन का क्या आ सकता है? नियम आ सकता है। नियम को लिखे तो नियम दो गो होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम, दोनों को समझिएगा, पहला नियम और दूसरा नियम। तो दूसरा नियम को तो स्नेल का नियम भी कहा जाता है, जो स्नेल का नियम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो पहला नियम को समझिए। पहला नियम क्या कहता है? यहाँ से मैं इधर होके समझा देता हूँ। पहला नियम, नियम फर्स्ट, नियम उसने क्या बताया पहला नियम में कि आपतित किरण, अच्छा से बन नहीं रहा है, आपतित किरण मतलब ये किरण आया, अंदर चला गया तो अपवर्तित हो गया। डॉट डेट में दिखा देते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, इसको आपतित किरण कहेगा, अंदर चल गया तो अपवर्तित हो गया। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, यानी प्रकाश के प्रवर्तन के पहला नियम वाला ही है। उसमें आपतित किरण परावर्तित किरण होता था, इसमें आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम बस वही सिंपल था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीसरा नंबर दूसरा नियम दूसरा, उसने क्या बताया कि आपतन कोण की जया, देखिए मान लेते हैं कि यहां से ये कोण आया तो ये आपतन कोण हो गया आई। तो उसने कहा, ठीक से समझिए, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, यानी ये वाला, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होता है, इसी को हम लोग दूसरा नियम कहते हैं, या इसी को स्नेल का नियम भी बोला जाता है। किसका नियम बोला जाता है? स्नेल जिसको बोल सकते हैं। स्नेल का नियम भी यही बताया था कि आपतन कोण की जया और प्रवर्तन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया
एक नियतांक होता है। उसने ये बताया था म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, यही बताया था। देखिए नहीं समझ में आ रहा, आपतन कोण की जया को साइन आई बोलते हैं, समझिएगा। आपतन कोण की जया को साइन आई और अपवर्तन कोण की जया को साइन आर बोलते हैं। तो वही बताया कि एक अनुपात होता था। फिर से समझिए, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया एक अनुपात होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं या दूसरा नियम कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से लिखते हैं, तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर होता है। जैसे इसमें आप अगर मान लेते हैं कि इसका 30 डिग्री मान दे दिया जाए और इसका 60 डिग्री दे दिया जाए, तो ऊपर 30 रखेंगे, आर के जगह पे 60 रख देंगे और मान निकाल लेंगे, जो भी आ जाएगा, क्योंकि 37 का मान रख देंगे, 67 का मान, उसी प्रकार से यहाँ पे मान निकाला जाता है। तो इतना ही प्रकाश के अपवर्तन से क्वेश्चन होते हैं, अपवर्तन से, जो कि मैंने करवाया और मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में सफल रहा हूँगा। और एक लाइक आप लोग क्या कीजिए, दीजिए, है ना, और थोड़ा चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर। आप सभी को धन्यवाद।